सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से, सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इस देश का लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा मजाक बन गया है दोस्तों, आपको यह वीडियो देखकर पता चल जाएगा। पिंकी चौधरी, वो शख्स जिसने जंतर मंतर में समाज की शांति को बिगाड़ने के लिए, अराजकता मचाने के लिए, मुसलमानों के विरोध में भद्दे नारे लगाए थे, उसे दिल्ली पुलिस इतने दिनों तक तलाश कर रही थी। वो आराम से अपने घर में बैठा हुआ था और अब देखिए किस अंदाज में आज उसने सरेंडर किया। इसे कंधे में उठाए लोग इसे पुलिस स्टेशन ले गए। इससे ज्यादा मजाक क्या दिल्ली पुलिस का हो सकता है? इससे ज्यादा मखौल क्या दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर का हो सकता है? हमारे देश की राजधानी और वहां पर इस तरह का मजाक हो रहा है। मैं इस तस्वीर को भी नहीं भूला हूं, कोमल शर्मा जो जेएनयू में घुसी थी, वहां पर इसने हिंसा मचाई थी और आज तक वो कोमल शर्मा कहां है किसी को नहीं मालूम। उससे अब तक पूछताछ तक नहीं हुई है। मगर दूसरी तरफ उमर खालिद और उनके अलावा कई लोग पिछले 1 साल से जेल के अंदर हैं। उमर खालिद पर जो चार्जशीट दाखिल की गई है उस पर ढेरों सवाल हैं। मसलन दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट बनाई थी उमर खालिद के खिलाफ, वो आधारित थी रिपब्लिक और न्यूज 18 के कुछ क्लिप्स पर, और वो क्लिप्स लिए थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। हमारी दिल्ली पुलिस इस तरह से काम करती है दोस्तों। और पिंकी चौधरी ने इस तरह से दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर, दिल्ली पुलिस पर, या आगे भी मैं कहूं हमारे गृह मंत्री अमित शाह के काम करने के तरीके पर एक करारा तमाचा मारा है। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर कि पिंकी चौधरी की जगह कोई अफजल होता जिसने हिंदुओं के खिलाफ नारे लगाए होते या हिंदू धर्म के खिलाफ नारे लगाए होते। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, मैं समानांतर तौर पर लगातार देख रहा हूं कि फर्जी और झूठे वीडियोस का प्रचार प्रसार हो रहा है। मसलन उज्जैन के अंदर यह दावा किया था न्यूज चैनल्स के कई पत्रकारों ने कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आज तक उज्जैन पुलिस वो वीडियो पेश नहीं कर पाई है। ऑल्ट न्यूज ने बाकायदा पड़ताल की थी और उस पड़ताल में पता चला था कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। और उससे भी बड़ी बात, अगर वाकई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे तो आपको आयोजन जो कर रहे थे उन्हें धरना चाहिए था। और आयोजन करने वालों में से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता शबनम अली थी। उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया, मगर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और आज तक मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो पेश नहीं कर पाई है वो प्रमाण जिसमें वो दावा कर रही थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वो वीडियो फिर से देखिए दोस्तों और आप खुद सुनिएगा, यहां पर वाकई काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, अगर वाकई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए तो आप एक्शन लीजिए, कड़े एक्शन लीजिए, मगर प्रमाण तो पेश कीजिए। एक के बाद एक इस तरह से मिसाल सामने उभर कर आ रही है कि इस देश का लॉ एंड ऑर्डर, इस देश की पुलिस एक मजाक बन गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब दिल्ली के अंदर वकीलों ने, रसूख वाले वकीलों ने हमारी दिल्ली पुलिस की पिटाई की थी, तब मैं उन पत्रकारों में से था जो दिल्ली पुलिस के साथ आकर खड़ा हुआ था। मैंने उनके हक की आवाज कही थी। और आप जानते हैं क्यों? मैं जानता हूं कि दिल्ली पुलिस ने कई बार लक्ष्मण रेखाओं को पार किया है, ज्यादती की है, मानवाधिकार का हनन भी किया है, मगर वो हमारी रक्षक है और हमारे रक्षकों की इतनी दयनीय हालत नहीं होनी चाहिए। मगर फिर आपको पूछना पड़ेगा, जब इस तरह से पिंकी चौधरी मजाक उड़ाते हैं लॉ एंड ऑर्डर का, तो दिल्ली पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। और दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत काम कर रहा है? दिल्ली पुलिस काम कर रहा है माननीय अमित शाह के नेतृत्व में, क्योंकि वो गृह मंत्रालय के नेतृत्व में आता है, अंतर्गत आता है। वाकई दोस्तों बहुत दुखद हो रहा है। और जैसे जैसे हम उत्तर प्रदेश के चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं, मानो देश को अराजकता की एक नई लहर की तरफ धीरे से ढकेला जा रहा है। प्रशासन की या सुशासन की बात करने के बजाय हमारे जो नेता हैं वो धर्म के आडंबर में हमें फंसाना चाहते हैं। दूसरी तरफ से जो लिंचिंग की वारदातें एक के बाद एक बढ़ रही हैं,
उस पर पूरी तरह से खामोश हैं। मध्य प्रदेश में दोस्तों रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। रोज एक एक वीडियो आ रहा है जहां पर या तो किसी मुसलमान पर ज्यादती की गई, या फिर नीमच में आपने तस्वीर देखी, एक भील, एक आदिवासी को घसीटा गया एक ट्रक के पीछे बांधकर और उसकी मौत हो गई। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 से 4 वीडियोस ऐसे हैं जहां सामने मिसाल उभर कर आई, जहां मुसलमानों पर ज्यादतियां की गई, किसी फेरी वाले पर, किसी चूड़ी बेचने वाले पर, किसी दुकानदार पर उन्हें लूटा गया, उन पर जबरदस्ती की गई। और हमारे जो मामा जी हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो जन्माष्टमी पे क्या कर रहे हैं? भजन भज रहे हैं। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। इसकी एक छोटी सी झलक देखिए, फिर मैं इसकी बात करता हूं। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। आप जब भी गाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है शिवराज जी, बहुत आत्मीय, बहुत ही अच्छा लगता है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मध्य प्रदेश की जनता इंसाफ का इंतजार कर रही है। जब मैं नंदलाला की बात करता हूं तो मैं नंदलाला को इंसाफ का प्रतीक भी मानता हूं, क्योंकि कृष्ण से बड़ा इंसाफ का कोई प्रतीक नहीं हो सकता। आप उस इंसाफ से लोगों को महरूम रख रहे हैं, और आप जानते हैं कि आपसे गवर्नेंस संभल नहीं रही है, आपसे गवर्नेंस हो नहीं रही है, तो इन तमाम चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और आपका प्रचार तंत्र किस पर दोष मढ़ रहा है? कांग्रेस पर दोष मढ़ रहा है। अरे जो लोग इन लोगों को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें सरपरस्ती क्यों मिल रही है? क्यों हौसले बुलंद हैं? बताइए ना मुझे। और ये हर तरफ दिखाई दे रहा है मुझे। अब जाकर ये देखिए, रेखा शर्मा महिला राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्ष हैं, वो ये दावा कर रही हैं एक नहीं 2 FIR दर्ज किए गए हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ। यानी कि जब इस आदमी ने भाजपा की महिला नेताओं पर गंदी गंदी गालियां दी, तब आपने FIR दर्ज किया। जब तक ये मेरी हिंदू महिलाओं का अपमान कर रहा था, ये जो हिंदू महिलाओं को वैश्या बता रहा था, अनाप शनाप बातें कर रहा था, तब तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया। ये कपिल मिश्रा जो 51 लाख की उगाही कर रहा था यति नरसिंहानंद सरस्वती के लिए, तब आपने कोई एक्शन नहीं लिया। अब जबकि उसने बीजेपी की महिला नेताओं पर गालियां बकी, तब आपने एक्शन लिया। मैं आपको तमाम मिसालें क्यों बता रहा हूं? देखिए, चाहे पिंकी चौधरी हो, यति नरसिंहानंद सरस्वती हो, या फिर मध्य प्रदेश में जो हो रहा हो, ये सब मिसालें इस बात की प्रमाण हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी से नहीं संभल रहा है, और जनता को भटकाने के लिए वही धार्मिक आडंबरों में फंसाने का प्रयास है। एक और मिसाल देता हूं मैं आपको। 4 साल गुजर चुके हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यह फरमान जारी किया है कि मथुरा के अंदर अब आप शराब नहीं बेच सकते, आप मांस नहीं बेच सकते, और अब जो लोग शराब और मांस बेच रहे थे वो दूध का व्यापार करेंगे। बहुत खूबसूरत विचार हैं आदित्यनाथ जी। मैं एक अरसे से इस बात को मानता हूं, क्योंकि मथुरा एक धार्मिक नगरी है, यहां मांस का सेवन नहीं होना चाहिए, शराब का सेवन नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं आपसे। 4 साल गुजर गए, अब जाके आपको जनसंख्या कानून की याद आती है। 4 साल गुजरने के बाद, जब चुनाव का साल है, उसी तरह से मथुरा में भी आपको धर्म की तब याद आ रही है, धर्म आपको खतरे में तब दिखाई दे रहा है जब सामने चुनाव दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, आपने कोरोना को जिस तरह से हैंडल किया, उस पर तो आपको वोट नहीं मिलने वाले हैं, कानून व्यवस्था पर आपको वोट नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, कानून व्यवस्था के अंतर्गत जो गैंगस्टर्स हैं, वो किस तरह से आपके नौकरशाहों, पुलिस के साथ लगातार जिनकी साठगांठ रही, वो तमाम हकीकतों को देखकर तो आपको वोट नहीं मिलने वाले हैं ना। विकास दुबे को कौन भूल सकता है? उसका इनकाउंटर करा दिया, वो एक अलग बात है, आप अपनी जो है पीठ थपथपाते रहिए। मगर अगर वो जिंदा पकड़ा जाता और फिर उसके मुंह से कुछ खुलासे होते, न जाने कितने सफेदपोश फंस जाते। तो मैंने कहा ना, वही धार्मिक कार्ड फिर से खेला जा रहा है मथुरा के नाम पर। मैं फिर दोहरा दूं, मथुरा एक धार्मिक नगरी है, और अगर आपको लगता है ये तमाम कदम उठाए जाने चाहिए तो बहुत ही खूबसूरत बात है, मगर आपको 4 साल बाद इस बात की याद आ रही है। उसी तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून आपको 4 साल बाद याद आ रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के तेवर बहुत उग्र होने वाले हैं, और वो जो उग्र तेवर होंगे उसका इस्तेमाल यूपी के चुनावों में किया जाएगा। हर तरफ, हर छोटी से छोटी चीज को आप लोग जो हैं वो धर्म में लपेट रहे हैं, और इसका शिकार कौन हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है। फिर इस तस्वीर को देखिए, पिंकी चौधरी एक हीरो की तरह इसने आज सरेंडर किया।
एक सीधा सा सवाल। यह आदमी बाकायदा न्यूज स्टूडियो की डिबेट्स में पार्ट ले रहा था। यह देखिए एबीपी न्यूज का डिबेट, पिंकी चौधरी भागे, फिर यहां पर एक एंकरा हैं जो पिंकी चौधरी के साथ डिबेट कर रही हैं। ये दोनों तस्वीरें देखिए, एबीपी न्यूज और आज तक ये डिबेट में शिरकत कर रहा था। जब ये डिबेट में शिरकत कर रहा था तो दिल्ली पुलिस को नहीं दिखाई दे रहा था। आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर का माहौल बना दिया है, मजाक बनाकर रख दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि भाई पिंकी चौधरी पर अगर हमने सख्ती की तो कहीं हमारा हिंदू वोट बैंक तो नहीं कट जाएगा। जो आदमी समाज के अंदर अराजकता मचाने का प्रयास कर रहा है, आपको उससे जुड़े लोगों के वोट की परवाह है। कितनी शर्म की बात है। यति नरसिंहानंद सरस्वती पर आप एक धर्म संकट में थे कि इस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए या ना किया जाए, मगर फिर आपने कुछ दिनों में देखा, अरे जैसे इसने हिंदू महिलाओं को नहीं, जब इसने बीजेपी के महिलाओं को गाली दिया तो हमारे जो 2 रुपए के चिंटू हैं, 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले जो इनके सोशल मीडिया में चिंटू हैं, उनमें जैसे ही नाराजगी हुई तो आपने बोला चलो अब यति नरसिंहानंद सरस्वती को भी लपेटा जाए। यह सब क्या बतलाता है? लॉ एंड ऑर्डर के कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है। सिर्फ देश की जनता को धर्म के नाम पर आप भ्रमित करते रहिए और देश की जनता को परवाह भी नहीं होगा। किसे आपत्ति है अगर आप मथुरा को धार्मिक नगरी बना रहे हैं, वहां पर आप मांस और शराब को बंद कर रहे हैं? किसी को आपत्ति नहीं है, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। मगर यह सवाल कोई नहीं करेगा कि उन्नाव की एक गौशाला में गायों की लाशें बिखरी पड़ी हुई थी, और यह मेरा दावा नहीं, अमर उजाला के एक पत्रकार ने ट्वीट किया है। अब आपने अब तक उस पर एफआईआर नहीं किया तो मैं ये मान के चल रहा हूं खबर झूठी नहीं होगी। उन्नाव में कोई बहुत छोटी मोटी जगह नहीं है। तो मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के प्रशासन से कहना चाहता हूं, जब आप मथुरा को धार्मिक नगरी बता रहे हैं तो हमारी गायों की ऐसी कैसी हालत है भाई? उन्नाव में दुर्घटना कैसे हो सकती है कि इतने बड़े पैमाने पर गायों की लाशें दिख रही थी वहां पर? उस खबर की आप पुष्टि कीजिए ना, क्योंकि अब तक आपने कोई टिप्पणी नहीं की है। तो क्या माना जाए, वो खबर सही है या गलत है? गाय भी तो धर्म का प्रतीक मानते हैं ना आप। हमारे जो भावनाएं हैं उनसे जुड़ी है गाय हमारी माता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उन्हें कैसे भूल गए? वाकई दोस्तों, इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। मैंने कहा ना, धर्म के आडंबर में देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। अब देखिए, यह दावा भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने किया। यह दावा इन्होंने किया कि पहली बार श्रीनगर में जन्माष्टमी मनाई गई 32 सालों में, 32 सालों में पहली बार। यह दावा पूरी तरह से भ्रामक है, झूठा है। ऑल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं किन किन लोगों ने दावा किया। आपके स्क्रीन पर ये योगी देवनाथ हैं। इन्होंने कहा 32 साल बाद कश्मीर में निकाली गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा। फिर जी न्यूज, न्यूज 18 को ये सुरेश चवणके है, नई दुनिया, ये तमाम लोग दावा कर रहे हैं। शौर्य डोभाल, अजित डोभाल के बेटे, उन्होंने भी कहा कि थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी 32 साल में पहली बार हिंदू समुदाय जो है वो जन्माष्टमी श्रीनगर में मना रहा है। मगर जब इस बात की पड़ताल हुई तो यह पता चला कि 2004, 2013, 2005, 2006, 2007, 2012 इन तमाम मौकों पर जन्माष्टमी श्रीनगर में मनाई गई। यह बात अलग है कि उसका शोर नहीं हुआ। और यही नहीं, ऑल्ट न्यूज ने बात की श्रीनगर में बेस्ड संजय टुक्कू से। अब संजय टुक्कू कौन है? वो है कश्मीर पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष। उनसे बात की और उन्होंने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं अंग्रेजी में। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज द फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड ईच ईयर सिंस 2003 एक्सेप्ट इन 2008 बिकॉज ऑफ अमरनाथ लैंड राव, 2010 murder of Tufail Mattu, 2014 because of floods, 2016 death of Burhan Wani, and 2019 to 2020 abrogation of 370 and COVID-19। मगर इसके अलावा हमेशा लाल चौक में जन्माष्टमी मनाई गई है। भ्रामक प्रचार। मगर उसके पीछे भी वही सोच है, इसके पीछे भी वही सोच काम कर रही है कि देश की जनता को बताना कि देखो साहब, हमने लाल चौक में जन्माष्टमी मनवा ली। आप लोगों में से कई लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, मगर ये जो पूरा तार जुड़ा हुआ है ना, ये तार सीधा आगे 7 महीने बाद जाकर जुड़ रहा है उत्तर प्रदेश के चुनावों से, और कुछ नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, जो हर बार मैं अपने शो में कहता हूं, आने वाले दिनों में ये और उग्र होगा ये प्रचार। मुझे दुख
और चिंता इस बात की है, आशंका इस बात की है, डर इस बात की है कि यह कहीं ना कहीं हिंसक दुष्प्रचार के तौर पे भी सामने उभर कर आएगा। क्योंकि इन्हें साथ किसका मिलता है? इन्हें साथ मिलता है मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स का। मैंने आपको बताया, देश के सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल यह भ्रामक प्रचार कर रहा है कि 32 साल में पहली बार जन्माष्टमी जो है वो लाल चौक में मनाया गया, जबकि खुद वहां पर जो कश्मीर पंडित समिति के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम संजय टिक्कू है, उन्होंने खुद बताया नहीं, इससे पहले भी मनाया जाता रहा है। और आप गूगल कीजिए ना, आपको कुछ और नहीं करने की जरूरत है। मगर बड़े बड़े लोगों का इन्होंने इस्तेमाल किया, न्यूज चैनल्स का इस्तेमाल किया, और ऑफ कोर्स इनके जो प्रचार के चिंटू हैं, चवन के टाइप, उनका भी इन्होंने इस्तेमाल किया। मगर जब असली बात आती है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की, तब इनके पास कोई प्लान नहीं है, तब ये पूरी तरह से एक्सपोज दिखाई देते हैं। आज आप जानबूझकर वोट की राजनीति को देखते हुए, बहुमतवादी वोट की राजनीति को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर का आंशिक इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक फूल प्रूफ तरीका नहीं है लॉ एंड ऑर्डर बहाल करने का। इसका खमियाजा देश की जनता भुगत सकती है, यह मैं आपको आगाह कर रहा हूं। दोस्तों, आज बेबाक में दूसरा मुद्दा पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर है, क्योंकि एक अरसे से मैंने पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात नहीं की। और अगर यह खबर बिल्कुल उल्टी होती ना, तो इस वक्त न्यूज चैनल्स में उसको लेकर, जिसे कहते हैं ना, जबरदस्त नॉन स्टॉप कवरेज चल रहा होता। क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का तीसरा विधायक ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस समिति में शामिल हो गया है? खबर आपके सामने। एमएलए लीव्स बीजेपी फॉर तृणमूल, थर्ड टू रिटर्न आफ्टर ममता बनर्जीज विन। यानी कि 3 अब तक बीजेपी के विधायक जो हैं वो ममता बनर्जी के साथ शामिल हो गए। कौन कौन है मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, खबर आपके सामने है। जो अब ताजा एमएलए शामिल हुआ है उनका नाम है बिस्वजीत दास, और वो जीत गए थे, जाहिर सी बात है, तभी एमएलए हैं। बिस्वजीत दास के अलावा तन्मय घोष, वो सोमवार को शामिल हुए थे, यानी कि अभी 2 दिन पहले। यही नहीं, आप जानते हैं कि खुद मुकुल रॉय भी जो हैं वो शामिल हो गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके 77 विधायक थे, अब वो 72 पे आ गया है। लगातार किसी ना किसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो अब तृणमूल कांग्रेस का रुख कर रहे हैं। मगर मेरा सवाल कुछ और है दोस्तों, यह एक्सपोज करता है हमारी गोदी मीडिया को। क्या यह बड़ी खबर नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कितना आक्रामक प्रचार किया गया था। हमें से कई लोग ये मानने को ही नहीं तैयार थे कि ममता बनर्जी जीत भी सकती हैं। उस सारे प्रचार का न सिर्फ ममता बनर्जी ने सामना किया, बल्कि जीत के बावजूद उनके मंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा था। उनके जो एक खास ब्यूरोक्रेट हैं अलपन बंदोपाध्याय, उन पर भी एक्शन लिया गया, उन्हें भी दिल्ली बुलाया गया था। मगर उसमें भी ममता बनर्जी इन पर 20 साबित हुई, इनके 19 पर 20 साबित हुई। और अब तीसरा विधायक जो है उनके साथ शामिल हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस खबर पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर प्राइम टाइम डिबेट नहीं होना चाहिए? मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग कहेंगे भाई अभिसार आपको इस खबर से शुरुआत करना चाहिए था बेबाक का, मगर फिर एक राजनीतिक खबर है दोस्तों। आप खुद बताइए ना, पिंकी चौधरी के नाम पर दिल्ली पुलिस जिस तरह से एक्सपोज हो रही है, अमित शाह जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से एक्सपोज हो रहा है, वो ज्यादा बड़ी खबर है, या बीजेपी का तीसरा विधायक वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और यह सिलसिला अभी थमेगा नहीं। तृणमूल कांग्रेस में आप देखिएगा आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में बीजेपी के विधायक शामिल होंगे। ये जीत तो गए हैं पैसे के दम पर, प्रचार के दम पर, और इसलिए भी क्योंकि 2 तरफा कॉन्टेस्ट हो गया था। और आप जानते हैं कि लोकसभा के अंदर शानदार प्रदर्शन किया था बीजेपी ने, तो यह अपने आप में खासा मायने रखता है। मगर एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, यह अपने आप में चिंतित कर रहा है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर जैसे सब्जेक्ट को, लॉ एंड ऑर्डर जैसे विषय को भारतीय जनता पार्टी आंशिक तौर पर संबोधित करती है। इससे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की जो जड़ें हैं, कानून व्यवस्था की जड़ें हैं, वो कमजोर हो रही हैं। और जाते जाते एक और चेतावनी मैं आपको देना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर कुछ तालिबान के हिमायती आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक, कुछ सांसद उनके समर्थन में बोल रहे थे, वो एक अलग मुद्दा है। मगर मैं अक्सर कमेंट सेक्शन में देखता हूं लोगों को कि अभिसार जी, हमने आपसे उम्मीद नहीं की थी, तालिबान आतंकवादी नहीं हैं, क्रांतिकारी हैं। आपकी इसी सोच की वजह से
दूसरी तरफ प्रचार जो है वो चलाया जाता है पूरे समुदाय के खिलाफ। ढेरों मिसालें हैं इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि तालिबान की सोच आतंकवादी है और उसके अलावा वो कुछ नहीं है, वो नहीं सुधरने वाले हैं। अब भी ढेरों मिसालें आपके सामने। यह बात अलग है कि मोदी सरकार अब तालिबान सरकार को आतंकवादी कहे या नहीं कहे, उसको लेकर एक धर्म संकट बना हुआ है, मगर जो लोग उनका समर्थन करते हैं, मुझे उनकी सोच पर भी तरस आता है। बेबाक में बस इतना ही। अब विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत।